Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Chint. I am back. ऑलराइट, हमारे साथ हैं पथिकेत भाई। सबसे आज बड़े बड़े शौक से निकले हैं क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, एमईए के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, उसके बाद आज सुबह सुबह आया कि भाई जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया। बट इसके अंदर कुछ चीज़ें शौक्स हैं, कुछ चीज़ें रियलिटी हैं। एक तो शौक बड़ा क्लियर है कि भाई साहब जो भी एग्रीकल्चर के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे थे, वेल इट्स ऑल रॉन्ग, क्योंकि जो चीज़ें आप मंगा रहे थे ऑलरेडी उसी के ऊपर ही, दैट इज ओनली पार्ट, उसका ही थोड़ा एक्सपेंशन की बात चल रही है। एंड सबसे बड़ी चीज तो है कि द $500 बिलियन का जो ये चीजें चल रही थी, इट इज ओवर अ स्पैन ऑफ फ्रिकिन 5-6 years। तो वो भी 5-6 साल का जो टारगेट होता है वो सब टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसके ऊपर रशियन ऑयल की बात हुई कि साहब वो बंद करना पड़ेगा, और वहां पर एक लाइन है कि भाई इफ वी फील दैट इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल अगेन, देन वी कैन री इम्पोज द टैरिफ्स। तो ये ऑब्वियसली आपकी गले के ऊपर एक एक तलवार डालने की बात चल रही है। बट यहां से तो बड़ी न्यूज सिंपल है, वी आर नॉट स्टॉपिंग रशियन ऑयल, देयर इज नो प्लान। वेस्टर्न मीडिया भी यही बोल रहा है, यही बोल रहे हैं, यहां तक कि एमईए की तरफ से भी यही बोला जा रहा है। तो यार पथिकेत भाई, ये हो क्या रहा है भाई? नमस्कार। नमस्कार। वही हो रहा है जो यूरोप के साथ हुआ था। यूरोप के रशिया वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक फंडामेंटल रीजन ये था कि यूरोप वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रशियन ऑयल, रशियन गैस प्राइमरीली। तो यूरोप का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज रशिया सेंट्रिक। वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, वन ऑफ द रीजन। हर एक जगह पे एक अमेरिका का इंटेंशन तो होता है कि वी वांट टू कैप्चर द यूरोपियन मार्केट फॉर ऑयल एंड गैस, जो रशिया से होता है, जो मिडिल ईस्ट में होता है। आप मुझे बताइए, अब तक राइट नाउ हैज यूएस बीन एबल टू कंप्लीटली रिप्लेस रशियन गैस एंड एनर्जी? नहीं। इसी वजह से कंट्रीज लाइक जर्मनी, जो इतने बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं ग्लोबल वार्मिंग लेके, अपने कोल फायर्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो शुरू क्यों किया? इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। वो अच्छा, एक और चीज, अगर अमेरिका कुड हैव रिप्लेस द होल ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोप, जो रशिया से आता था, जो मिडिल ईस्ट से आता था, तो फिर वो इंडिया से क्यों खरीद रहा था रशियन ऑयल थ्रू थर्ड पार्टी? इसी वजह से ना, बिकॉज यूएस कुड नॉट रिप्लेस, इम्पॉसिबल है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कल इंडिया बोल देना कि हम रशिया से पूरा तेल लेना बंद कर देंगे, सिर्फ तुम ही से लेंगे, दैट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यूएस। वो कर ही नहीं पाएगा। सो एंड एट द सेम टाइम, मोस्ट प्रोफाउंड एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसके वजह से ये ट्रेड डील थोड़ा डिले हुआ, इज बिकॉज इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ेगा नहीं। अगर व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला जो रूट है, इसके बारे में इतनी बात हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज दैट रूट इज गोइंग टू बी देयर, वहां से तेल लाया जाएगा। क्यों वो वाला रूट है? बिकॉज द रूट थ्रू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज चैलेंजिंग। अब इसको लेके वेस्ट ने किया है, आईएनएसटीसी रूट जो है उसमें चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईरान वाला इशू है, ईरान टुडे और टुमारो विल इम्प्लोड। सो व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट के ऊपर इतना फोकस इसीलिए है बिकॉज वी आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन रशियन ऑयल। एक तो है आपके डाइवर्सिफाइड बास्केट है। अच्छा, अगर आप देखें कि एक टाइम था इंडिया का ओवरवेलमिंग एक डिपेंडेंस था रशियन वेपन सिस्टम्स के ऊपर, वहां से इंडिया ने स्प्रेड किया, डाइवर्सिफाई किया, इट स्प्रेड द बास्केट। व्हाई? किसी के ऊपर आपके ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। द सेम थिंग गोज फॉर ऑयल। हमें रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस नहीं है वो तो हम एज अ चॉइस लेते थे। व्हाई वुड यू completely depend on the Americans? एक तो logistically it is impossible for the Americans to replace any other oil. Cost wise, per liter, per barrel cost is far higher. Far higher मतलब relatively higher. I will not say कि hugely higher. इतने सारे, अगर इंडिया के पूरे रिक्वायरमेंट अमेरिका को फुलफिल करना, इतने सारे टैंकर्स हैं दुनिया भर में, इतने टैंकर्स भी नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है।
ठीक है, दैट्स वन. सेकेंडली, अगर वो इफ दे आर पिवोटिंग द होल थिंग अराउंड, क्योंकि अमेरिका के खुद के पॉलिसी है, उनके खुद के जो तेल है ना, वो मोस्टली वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ही रखते हैं. अमेरिका अपने देश के तेल, वो जो फ्रैकिंग वाला है वो वाला ठीक है, बट अदरवाइज गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो तेल है उनका, दे प्राइमरीली कीप इट फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक रिजर्व. अगर इफ दे आर पिवोटिंग द होल थिंग अराउंड वेनेजुएला, क्या गारंटी है वेनेजुएला में कल प्रॉब्लम नहीं होगा? अभी भी प्रॉब्लम ही है. अभी भी वेनेजुएला लेके जितने सारे चीज बोल रहा है, वो तो ख्याली पुलाव है अभी भी. हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, 50 से 60 लाख लोग खड़े हैं बंदूक लेके. हाँ, वेनेजुएला के लिए भी ये जो दलदल में फंसे हैं उससे निकलना बहुत जरूरी है. तो अगर सैंक्शंस कहीं पे थोड़ा ईज किया जा रहा, दे विल कोऑपरेट टू सर्टेन एक्सटेंट विद अमेरिकन्स. डोंट थिंक कि अमेरिका को बॉयकॉट करेगा. बट अगर अमेरिका सोचे कि टुमारो ऑनवर्ड्स वेनेजुएला के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल होगा, वो नहीं होने वाला. वेनेजुएला विल स्टार्ट बार्गेनिंग टुडे और टुमारो. सो यू विल नॉट हैव ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन्स एवर अगेन. आप नहीं करोगे. आपके प्रॉब्लम्स है, आपको पता है आपके कि these are all working relationship. ट्रेड जो डील हुआ, दिस इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज. ट्रांजैक्शनल है, दैट्स इट. बट आपको नंबर वन इज रशियन ऑयल. अगर अच्छा वहां पे जो लिखा है कि इफ एंड व्हेन, इफ एंड बट्स एंड बी एंड, वो जब हम टैरिफ बनाएंगे, वो तो अमेरिका बोलता ही रहेगा. यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम सेइंग दैट. सेकेंडली, लेट मी अगेन से इट, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ वाला इशू था, उसके ऊपर जो डाइवर्सिफिकेशन इंडिया ने शुरू किया था 40 अदर कंट्रीज में, फिर उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फिर अभी जीसीसी के साथ जो होने वाला है, तो अमेरिका का जो परसेप्शन था ना, और जो ट्रम्प का, प्राइमरीली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का परसेप्शन है कि वी कंट्रोल द वर्ल्ड थ्रू आवर मार्केट, वो थोड़ा सा तो उनको समझ में आ गया है दैट दे डोंट कंट्रोल द वर्ल्ड. द ग्लोबल मार्केट जो है उसमें अमेरिका बहुत एक अहम भूमिका निभाती है, बट इट इज नॉट जस्ट अमेरिका. तो अगर वो बोले कि कल हम टैरिफ बढ़ा देंगे, बढ़ाओ. See, why? What is the purpose of this trade deal? I keep on saying this कि इंडिया के लिए $10 trillion इकोनॉमी होना, और $10 trillion इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है. बट इंडिया के लिए $10 trillion इकोनॉमी होना, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन. क्यों? बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल. उनके एस्पिरेशंस बढ़ रहा है. आज जिसको मतलब होता है ना, किसी को अगर साइकिल से आदत हो जाती है, फिर वो 2 व्हीलर लेता है, फिर वो स्कूटी लेता है, तो फिर उसको बाइक चाहिए, फिर बाइक चाहिए तो 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर पहले छोटा सा लेता है, फिर वो सेडान लेता है, फिर सेडान लेता है तो ही थिंक्स ऑफ अ बेटर वन. आपके देश के एस्पिरेशंस के ऊपर पूरा इकोनॉमी डिपेंड कर रहा है, तो एस्पिरेशंस भी बढ़ रहा है, तो आपको और भी इनकम के सोर्सेस बढ़ाना पड़ेगा. सो यू रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स. ट्रेड डील का 2 एस्पेक्ट है आदि भाई. नंबर 1, ऐसा जैसे हम लोगों ने पहले से बोला है कि पोल्ट्री, डेयरी, एग्रीकल्चर, इट इज टोटली क्लोज्ड. एग्रीकल्चर में क्या है, 90 to 95% इज क्लोज्ड. अगर आपके प्रीमियम हाई अप एंड जो प्रीमियम जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहां पे अगर कुछ आपके सामान, प्रोसेस फ्रूट मिलता है, या फिर जैसे आमंड या पिस्ताशियो आता है, वो तो पहले भी आता था. पिस्ताशियो और आमंड तो पहले भी आता था, नहीं आता था क्या? वो तो होता था. The thing is that when you say कि you have protected the farmers interest, it is primarily your overall जो आपके fruit market है, vegetables market है, food grains है, pulses है. pulses में थोड़ा हम लोग import करते हैं कनाडा से, वो भी थोड़ा change होने की कोशिश किया जा रहा है. But have you protected that? The answer is yes. The answer is yes. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल रिफॉर्म चाहिए, वो अलग चीज है. बट आप अगर जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे, क्या कहीं पे लिखा है कि कल से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रेन्स विल कम फ्रॉम यूएस? ऐसा कहीं लिखा है? सो अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए, कुछ लोग बोलेंगे अरे हम भी तो $500 बिलियन इंपोर्ट करेंगे. हाँ, इट इज सपोज टू बी अ विन विन सिचुएशन. विन विन सिचुएशन. आपको भी इंपोर्ट करना थोड़ा पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो
importing so much from you. And दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे चीज हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है। अगर आपका एरोस्पेस मार्केट बढ़ाना है, अगर आपको मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्टिव है, यू वांट टू बिकम वन ऑफ द मेजर एरोस्पेस हब ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके लिए उसके कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे कंपोनेंट्स, अगर कल आप मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे कोई प्लेन इंडिया में, पैसेंजर प्लेन, आपको क्या वो नहीं होगा? जरूरी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल बोइंग यहाँ पे एक असेंबली सेटअप भी करता है, तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स इनिशियली तो अमेरिका से ही आएगा। दैट विल बी डिफाइंड एज एन इंपोर्ट, बट दैट विल बी डिफाइंड एज एन इनपुट कंपोनेंट। सो अगर कल को अमेरिका अलाउ भी करे, वो करेगा, वो आप देखेंगे वहां पे जो सम ऑफ द क्लॉज जो लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, असेंबली ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया प्राइमरीली बोइंग का वो होने वाला है, वेदर इट्स टुडे और 3 years लेटर। उसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द इंपोर्ट। तो $100 बिलियन का मतलब ये नहीं है कि हर साल एडिशनली हम खरीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल का यहाँ पे कोई अगर असेंबली सेटअप होता है, मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाया जा रहा है, सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज एन इनपुट कंपोनेंट व्हिच इज डिफाइंड एज एन इंपोर्ट। बट वो इंपोर्ट जो है, अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसका जो वैल्यू एडिशन इंडिया में होता है, देन इट इज एक्सपोर्टेड। सो योर एक्सपोर्ट जो मैट्रिक्स है, that also depends on many of the imports that you do for creating that finished export product. So this is not just कि हम लोग import कर रहे हैं for consumption of within the country. For export also you require it. जैसे for example, मैं उदाहरण के तौर पे, अगर इंडिया का 250 to 300 बिलियन डॉलर का IT एक इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री, उसके लिए आपके हाई एंड कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती है क्या? वो तो आप इंपोर्ट करते हो। अब बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो शायद मुझे पता नहीं, बट दोज इंपोर्ट्स इवेंचुअली हेल्प यू टू बिकम अ $300 बिलियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेहेमोथ। सो एंड अनदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ट्रेड डील है, इवेंचुअली देखो अमेरिका भी थोड़ा चाहेगा कि उसका जो ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा कम हो। दैट इज ऑलवेज दे विल ट्राई टू डू। सेकेंडली, यू वुड कीप ऑन इंपोर्टिंग ना। आपके तो ऐसा नहीं कि तेल इंपोर्ट करना बंद कर रहे हो, तो तेल इंपोर्ट में आप रशिया से भी करोगे, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से जो करते हो वहां पे थोड़ा डाइवर्सिफाई होके अमेरिका से आएगा। नाउ इट इज अप टू द अमेरिकन्स टू डिसाइड कि अब किस प्राइस में दोगे। अगर अमेरिकन कंपेटिटिव प्राइस में नहीं देगा तो इंडिया विल नॉट बाय। आपको अगर रशिया $47-48 में दे रहा है, और अगर अमेरिका पिच करे कि भाई मैं तुम्हें ना 40 में दूंगा, $40 a barrel, so you will take it ना। इट विल, उसका आप सोचिए, उसका जो ओवरऑल इंपैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमी, इट्स ह्यूज। अगर आपके $5 कम हो जाता है पर बैरल, इट्स द कॉन्सिक्वेंशियल जो इंपैक्ट होता है, इट्स ह्यूज इन चेन रिएक्शन। आप क्यों नहीं लोगे? एंड अनदर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इससे क्या होगा, बहुत सारे एरियाज में जहां पे शायद थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स भी रुके हुए थे, the investments were a little question mark, वो इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है eventually। एंड मैं लास्ट में एक और भी चीज कहना चाहता हूं। आप देखेंगे जिस तरह का आपका ट्रेड डील हुआ है विद यूरोपियन यूनियन एंड विद अमेरिका, सो यू आर टारगेटिंग व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी? यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स टुगेदर आर $50 ट्रिलियन। आपका जीडीपी है $4 ट्रिलियन। दैट मीन्स अगर आपको, इफ यू वांट टू केटर टू दीज मार्केट्स ऑन अ लार्जर डायमेंशन, you would require more investments from the Americans and the Europeans as well, and I will not be surprised अगर Chinese investments भी allow किया जाए on a case to case basis। and eventually अगर आपको एक manufacturing hub बनना है along with Indian investments, आपका foreign investments और बढ़ने वाला है। so ये ट्रेड डील का एक और भी इम्पैक्ट होगा। इट माइट गिव मोर इम्पेटस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, because they will take this market as a hub for exporting to America itself. The American companies will invest in India to export back to America. So overall अगर आप देखें, I repeat,
अल्टीमेटली एग्रीकल्चर मार्केट में ना, अगर कोई बोले नहीं 100% क्यों नहीं हुआ, अरे 100% नहीं होता भाई, बहुत सारे चीजें होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, पहले भी करते थे, आपको पता नहीं है। हाँ, बट 90 to 95% ही आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप 100% प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, करना ही नहीं है। सो 90 to 95% जो कोर होता है, व्हाट इज द कोर? द कोर इज योर फूड सिक्योरिटी, This is the फूड stuff सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट। this is the stuff already we used to import. यस, फूड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट आपने प्रोटेक्ट किया, सिक्योर किया, दैट इज इट। बाकी चीजें जो पिस्ताशियो वो तो पहले से भी था, आमंड्स है, कुछ कुछ और भी नट्स होते हैं, दैट इज फाइन। सो आई थिंक ओवरऑल इट इज डिसेंट, एंड आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन रशियन ऑयल। रशियन ऑयल तो क्या, कल वो सुखा सुपरजेट 100 और जितने तुम लोगों ने बात कर चुके हैं उसके ऊपर, दोज आर गोइंग टू कंटिन्यू, दोज आर गोइंग टू कंटिन्यू। आई थिंक देखो, जितना सर्टेन थिंग इज नॉट टॉक्ड अबाउट, बट आई थिंक ए सेक्शन ऑफ द यूएस एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि अगर कोई देश है जिसके साथ हमारा भी ठीक ठाक रिश्ता है और इंडिया के साथ रशिया का भी ठीक ठाक रिश्ता है, तो समटाइम्स इट वर्क्स एज अ ब्रिज। They don't want to cut that bridge. देखो, एक और भी important aspect we must understand, even the Americans क्यों sanctions नहीं लगाया on Russian oil? उसको पता है, don't push the Russians to a corner. आप उसके प्राइस को कटल करके रखो, $60 के ऊपर बेच नहीं पाएगा बैरल, बट उसने कभी सैंक्शन नहीं लगाया। सैंक्शन भी लगाया किसके ऊपर? जो लूक ऑयल है, रोसनेफ्ट के ऊपर लगाया है। देयर आर 10 अदर कंपनीज जो रशियन ऑयल बेचता है रशिया से। सो यू डोंट वांट टू पुश एनी कंट्री टू अ कॉर्नर जहां पे आपके पूरे वो डेस्परेट हो जाएंगे। ईरान डेस्परेट होता है, रशिया, अमेरिकन कैन मैनेज। रशिया डेस्परेट होता है ना, तो उसको पता चल गया कि क्या होता है इन यूक्रेन। सो आई थिंक दे विल नॉट बियॉन्ड द पॉइंट। हाँ, व्हाट इज द थिंग भाई, आप पहले 2 मिलियन बैरल लेते थे, अब 1 मिलियन बैरल ही लो, बाकी थोड़ा हमसे भी ले लो, यही होता है। बैक टू आदि भाई। एक वो है दूसरा, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन आल्सो सी इज दैट जो आपका इंपोर्ट्स है दैट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जैसे आपने बताया, ये सब चीजें जो भी है वो $500 बिलियन के बीच में, उसके अंदर बाय द वे डिफेंस इज आल्सो इंक्लूडेड। सो जो ये आपका P8I ओरायन का हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, ऑल दैट स्टफ इज इंक्लूडेड इन दैट। नाउ दीस आर एक्सपेंसिव पीसेस ऑफ इक्विपमेंट है। सो जितना भी इसका पूरा वो जो अपग्रेड पैकेज होगा, उसका ये पैकेज होगा, वो मेंटेनेंस पैकेज होगा, 50 करोड़ चीजें और होंगी। मेरे को एक इसके अंदर डाउट था, डज दिस आल्सो इंक्लूड द बोइंग डील दैट यू डन? नहीं, बोइंग डील फॉर, आपने एयर इंडिया के लिए बोइंग खरीदे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वो इंक्लूडेड है ना, दैट आर डिफाइंड एज इंपोर्ट्स। $500 बिलियन के अंदर ये तो कम से कम कितना, $150 बिलियन का तो ये बोइंग डील था। हाँ, वही हो गया ना, क्योंकि वो भी स्प्रेड ओवर 5 to 6 years ही होता है ना। ठीक है, तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। देखिए, जी जी, यू फिनिश योर स्टेटमेंट देन आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, इट्स लाइक अ चेकमेट यार। आपके एयरक्राफ्ट्स, आपके ऑयल, इसी में तो आपका इंपोर्ट है ना। आपके व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years? इट्स गोना बी नो लेस देन 2000 to 2500 एयरक्राफ्ट्स। 2-2,500 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। उसमें इंडिगो एक बार देखना 300-400 का ऑर्डर दे देता है, बाकी और भी है एयर इंडिया। सो दैट इज पार्ट ऑफ इंपोर्ट, दैट इज पार्ट ऑफ इंपोर्ट हो गया उसी में। तो एक्चुअली दैट इज दैट एंड ऑयल हो गया। सी, इंडिया इज नॉट इन ए पोजीशन कि अगले 2 साल में सारे आपके एयरक्राफ्ट आप चेंज करके कुछ और खुद बना लोगे, ऐसा एज ऑफ येट इज नॉट गोना हैपन। आपका जो सुखोई सुपरजेट 100 है या फिर IL-114, these are for short haul, medium range, medium haul के लिए होता है, short to medium, these are not long haul aircrafts। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं बताता हूँ, why is Boeing 737 so much preferred, why is Airbus A320 so much preferred by the companies, airlines company। जैसे एक खासियत होती है कि Airbus 320 या फिर Boeing 737, मानिए कल आप दिल्ली से बॉम्बे फ्लाई कर रहे हो ना, tomorrow you can use the same plane for flying from Delhi to Dubai, ठीक है, which means you can, it is interoperable for, you know, cross border aviation also, international flights also।
You can easily use a Boeing 737 from flying to India to Thailand, और विद इन द कंट्री भी कर सकते हो. शॉर्ट हॉल प्लेन्स में वो पॉसिबल नहीं होता है. So that is why your dependence, your preference for Boeing 737 and Airbus 320 would remain for some time to come. उसी में इंपोर्ट हो गया. ऑयल एंड दिस एंड सर्टन. देखिए एक और भी एस्पेक्ट है. इंडिया को 2017-18 में एक ऑथोराइजेशन मिला था, उसका नाम है STA लेवल 1, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन लेवल 1, जिसमें यूएस शेयर सम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विद, वेरी क्रिटिकल. उसमें कॉमकासा भी आ जाता है, वेर इंटरऑपरेबिलिटी एस्पेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल बेका वाला है ना, बेसिक एक्सचेंज फॉर कोऑपरेशन एग्रीमेंट. आपके जियोस्पेशियल फीड, सपोज यू आर फ्लाइंग इन अ PHI पोसाइडन, इंडियन नेवी के, आपको यूएस के कोई सैटेलाइट से कुछ डेटा लिंक से यू गेट सर्टेन फीड ऑटोमेटिकली. दैट इज द इंटरऑपरेबिलिटी फैक्टर. वो सारे चीज जब आपको दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होते हैं. दैट रिक्वायर्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम अमेरिका. तो जब इंपोर्ट्स भी बोला जा रहा है $500 बिलियन, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट आल्सो. बहुत सारे और भी चीजें हैं, बट आई थिंक इंपोर्ट को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि $500 बिलियन मतलब कल से गाड़ी घोड़ा सब वहां से आएगा, ऐसा नहीं. प्राइमरीली द लॉन्ग रेंज, लॉन्ग हॉल कमर्शियल एयरलाइंस, कमर्शियल प्लेन्स, एनर्जी, बाकी कुछ चीजें है दैट इज रिक्वायर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल की, जैसे आपके जो चिप फैब्रिकेशन होता है, चिप फैब्रिकेशन के लिए जिस तरह के आपके मशीन्स की जरूरत होती है, अगर इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनना है, जो कि धीरे धीरे बन रहा है, उसमें चिप फैब्रिकेशन जो मशीन्स होता है, वो मशीन तो इंडिया में नहीं बन रहा है ना, वो मशीन तो आप इंपोर्ट कर रहे हो. सो दैट मशीन इज पार्ट ऑफ द इंपोर्ट बिल. एनवीडिया का जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आएगा, दैट इज पार्ट ऑफ द इंपोर्ट्स. सो दैट इज वे इफ यू लुक एट इट, यू वुड सी इंटरेस्टिंगली, वो $100 बिलियन जो लिखा गया है एनुअली, वो वैसे ही हम करते हैं. उसको दिखाया नहीं जाता, मतलब उसको उसके बारे में बात नहीं होती. हाँ, इट वुड मे हैव बीन $80 बिलियन, इट हैज बिकम $100 बिलियन. दैट इज इट. नॉट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मोटरसाइकिल्स, वो नहीं होने वाला है. बैक टू यू. Anyways, thank you so much for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स. नमस्कार.